हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मेरे ख्याल से आप सबने एक तो प्रोजेक्टाइल देख रहे थे, है ना? सब कुछ प्रोजेक्टाइल को अच्छे से देख भी लिया होगा। तो आज थोड़ा सा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए एक प्रोसेस है, इवन वो 10th आईसीएससी में भी तुम्हारा वो टॉपिक आता है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नाम सुना है? यस, गुड। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है क्लास, बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रोलिसिस या फिर आप बोल सकते हो ये आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या, कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जो मेजरली जो हिस्से होते हैं वो आपके एक तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा हिस्सा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का होता है जिसमें आपका फैराडेज का इंट्रोडक्शन होगा। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड देन आपकी आती है बैटरीज और कोरोजन और फ्यूल सेल के बारे में। तो यहाँ से पूरी पिक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बनती है। तो आज जो हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका अगर कोई आईसीएससी का अगर स्टूडेंट होगा तो उसने 10th में भी वो केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ता है, जिस चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से है। और हमारा वही चीज़ आपके 12th में, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, और चाहे वो जेई और नीट या फिर सीईटी, किसी भी कंपटीशन में आपके आराम से ये वाला टॉपिक आएगा ही आएगा। तो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा टॉपिक है और बड़ा अच्छा है, मस्त है। स्कोरिंग एरियाज, ध्यान रखना, इट इज अ स्कोरिंग एरियाज फॉर यू गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है, व्हाट डज इट डू। सर जी, हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट, उसको वो कन्वर्ट करता है, किस में करता है कन्वर्ट? केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, व्हाट डज इट डू? सर, इलेक्ट्रिकल यानी कि जो बिजली है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किस में कन्वर्ट करता है वो? केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। सबसे पहली चीज आपका जो फिनोमिना भी होता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रोप्लेट करना, है ना, सुनते हो ना, इलेक्ट्रोप्लेट करना, मानते हो? तो इलेक्ट्रोप्लेट करना क्या रहता है कि जब आपके इलेक्ट्रोड्स, जैसे चम्मच है, चम्मच को अगर मुझे गोल्ड की बनाना हो तो मैं गोल्ड, वो भी इसी फिनोमिना के थ्रू होता है। सिल्वर की बनाना हो, ब्रास का बनाना हो, किसी चीज का भी बनाना हो, मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनोमिना यूज कर सकता हूँ। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिनोमिना। तो इसलिए कह रहा हूँ हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी काफी है इस चैप्टर को अगर देखा जाए या इस टॉपिक को समझा जाए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यानी कि बैटरी से हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले जो सेल हम स्टडी करेंगे इसमें करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। क्लास में मोल्टन का मतलब बहुत बच्चे इसको गलत ले लेते हैं। मोल्टन का मतलब सिर्फ मेल्ट होता है, ध्यान रखना, उसमें पानी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखने का, ये बात को गौर करने का। मोल्टन का मतलब सिर्फ मेल्ट होता है, यानी कि NaCl यानी कि जो नमक है उसको मैंने क्या कर दिया है, जस्ट मेल्ट कर दिया है, नथिंग एल्स। मैंने उसमें पानी नहीं मिलाया है, यानी कि मेल्टिंग फॉर्म में जस्ट वो किस फॉर्म में है, Na+ और गैस, Na+ और Cl- की फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम बीकर बनाएंगे, एंड बीकर के अंदर सर जी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। मेरे ख्याल से सबको नॉलेज होगी इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। व्हाट डज इलेक्ट्रोड्स मीन? इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में आपकी हेल्प करता हो, वो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है सर? क्या होता है उसके अंदर? क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, कोई सा भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे NaCl सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन मतलब मोल्टन NaCl आप बोल सकते हो, वरना सॉल्यूशन आप समझ जाओगे फिर वही होगा। तो मोल्टन NaCl हम लेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं और ये मैंने इसको एक सेल से या फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब
ये वाला जो लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा एंड हमेशा एनोड पे एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है? नो सर। ये बहुत बड़ी गलतफहमी बहुत स्टूडेंट्स के अंदर है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। नो सर। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है? नो सर, बिल्कुल नहीं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है? यस सर, सत्य वचन। ध्यान रखना, एनोड पे अगर कोई चीज सत्य वचन है वो ये है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया मेरा कैथोड। क्या हो गया मेरा ये? कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? सबको पता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ये हम रिडॉक्स के अंतर्गत भी देखते हैं। तो अब सुनिए, एनोड इस केस में, इस सेल के केस में अगर हम नोटिस करें कि सर वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर आप बोल सकते हो सर एनोड क्या है? पॉजिटिव है। क्या है यहाँ पे? एनोड पॉजिटिव है, मानते हो? और यहां पर कैथोड क्या है? नेगेटिव है। क्या है? कैथोड यहां पर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बड़ी सिंपल सी चीज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है? Na+ है और Cl- है, दोनों ही है क्योंकि मोल्टन NaCl है। अब आपको तो पता है Na+ कहाँ भागेगा तुरंत? Na+ गुरुजी कहाँ भागेगा? सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास भागेगा। कहाँ भागेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, क्योंकि आपको तो पता है अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो Na+ कैथोड पे जाएगा और कैथोड का मतलब यानी कि वहां पर रिडक्शन होगा, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल सकते हो सर रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड। तो सबसे पहले क्या होगा? Na+ कूद कूद के एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फटाफट उस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर, ये ध्यान रखना है ग्रेफाइट्स के बने हुए हैं, एंड ग्रेफाइट आपको पता ही है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है सर जी, ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करता। तो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा चुपचाप और वो सोडियम वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड क्या होगा? रिएक्शन एट एनोड। सर जी एनोड पे क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? एनोड पे होता है सर, आपको नहीं बताया अभी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर Cl- कूद के जाएगा क्योंकि एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो Cl- भागता हुआ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl बना देगा। लेकिन सर क्या Cl एग्जिस्ट करता है? क्या Cl एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है? नो सर, Cl हमेशा डायरेक्ट एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Cl2 वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप बोल सकते हो कि दो Cl आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इट फॉर्म Cl2 या फिर दो Cl। दोनों को हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों को हम अब ऐड कर सकते हैं ताकि ओवरऑल रिएक्शन हम लिख पाए। तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, राइट, ताकि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन को मैं कट कर सकूं और फिर 2Na+, अब लो मेरा काम हो गया, और ये 2Na+ Cl2। तो सर जी ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन हुई। तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करी, मतलब कैथोड पर और एनोड पर क्या चीज रिलीज हो रही है, व्हाट इज बीइंग रिलीज। तो आप समझ जाओगे कि सर कैथोड पर तो आराम से सोडियम जाके डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। आई बात समझ? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। स्टेट बोर्ड में अगर हम बात करूं मैं महाराष्ट्र के, तो उसमें ये बहुत अच्छा इजी वे में क्वेश्चन 2 मार्क्स में वो पूछा जाता है।
तो आराम से, आपको कुछ नहीं करने का, आप अपना डायग्राम बनाइए, हर चीज रिप्रेजेंट करिए, हर चीज बताइए उसको। ध्यान रखना, आप जब भी एग्जाम में कुछ लिखो तो यही मान के लिखना है जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो दुनिया का महामूर्ख इंसान है, ठीक है। तो उस एंगल से लिखना है, तो हर चीज इंफॉर्मेशन आपको देनी है। एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है, सब लिखना है क्लास, सब मेंशन करना है, डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है रिएक्शन उस पर क्यों हो रहा है, भाई Na+ वहां जाएगा, लिखना है। ध्यान रखना, अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लिखना है। सोडियम प्लस वहां जाएगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा तो सोडियम बना देगा, राइट, और डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, ये ऐसे, राइट, सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, लाइक दिस। बात समझ में आई? पक्का? लिख लो। हाँ भाई, लिख लिया? चलो आओ नाउ आगे बढ़ते हैं, फटाफट। अब हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवेयर, फॉर एवरीथिंग, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें मिसकंसेप्शन भी है, आइए बताता हूँ। काफी लोग इसको गलत समझते हैं। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस मतलब अब आपकी जिंदगी में एक्वस मतलब पानी आ चुका है, और पानी का मतलब है H+ आयन एंड OH- आयन। पानी का मतलब यही है, H2O का मतलब जब हम वो वाटर में जाएगा डिसोशिएट होते हैं आयंस के रूप में, H+ और OH-, और ऐसे ही आपका Na+ भी होगा और Cl- भी होगा, राइट। चलो पीकर बनाते हैं दोबारा। अब ये अगेन ये मेरा इलेक्ट्रोड्स हो गए सर, राइट। अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोड मैं यूज कर रहा हूँ, ये बैटरी के मैं कनेक्शन कर दिए। यहाँ पर इस बार जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है भाई, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्वस NaCl। क्या है? एक्वस NaCl। अच्छा, यानी कि इस बार यहाँ पर 4 आयंस हैं, H+ भी है, OH- भी है, सोडियम प्लस भी है और Cl- भी है। 4 आयंस हैं सर, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बात आपने मुझे बताया था कि सर ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है नहीं होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ना, यहाँ पे वो पॉजिटिव है, बल्कि यहाँ मत लिखो वरना फिर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करोगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और यहाँ पर कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है ना, क्यों? बैटरी के नेगेटिव से। अब सर 2 दावेदार हैं, किसने रिश्वत ज्यादा खिलाई? 2 दावेदार हैं, कैथोड पे कौन जाएगा सर? सबसे पहला क्वेश्चन, कैथोड पे कौन जाएगा? H+ जाएगा या Na+ जाएगा? पहले दोनों तो जा नहीं सकते सर एक साथ, जाना तो एक नहीं है किसी को। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कौन जाएगा पहले, H+ जाएगा या फिर Na+ जाएगा? दोनों में से कोई तो एक जाएगा, राइट। अब बात उठती है कि सर कौन जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब एक नया शब्द आ रहा है आपकी जिंदगी में, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या वर्ड है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता करते हैं? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। जो रिडक्शन पोटेंशियल है आप बोल सकते हो E0। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है। इवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी उसका 0 होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, कितनी आसानी से कोई रिड्यूस हो सकता है, वो उसका पोटेंशियल है। कितनी आसानी से वो रिड्यूस हो सकता है। जैसे H+ आयन है, वो प्लस से H2 कैसे बना सकता है, कितनी आसानी से बना सकता है। तो उसकी जो वोल्टेज है, जो हमें वोल्टेज लग रही है, वो कितनी है, 0 वोल्ट। और ये डाटा आपको गिवन होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल, आपको याद नहीं रखना, ठीक है। 1-2 चीज़ों के याद हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जाएगी, आपको हर एक क्वेश्चन में डाटा प्रोवाइड होगा, नॉट टू वरी। लेकिन आपको अगर थ्योरी एक्सप्लेन करनी है
तो 2-4 वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द थ्योरी फॉर इट, राइट। तो ई नॉट जो हाइड्रोजन है उसका आपका 0 वोल्ट है, और ई नॉट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका -2.7 वोल्ट है। अब जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस होगा। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजीली इट विल बी रिड्यूस्ड। उतनी आसानी से कौन ज्यादा है सर? दोनों में से दिख रहा है आपको, इतना तो बता ही सकते हो भाई। 0 इज ग्रेटर देन -2.7, तो 0 बड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन सबसे पहले उड़ेगा और बिल्कुल भाग जाएगा तुरंत कैथोड के पास। तुरंत कैथोड के पास वो जाएगा और रिएक्शन जो होगा आपका कैथोड पर, रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे सबसे पहले जाएंगे हाइड्रोजन और H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर H बना देगा। लेकिन सर अगेन वही समस्या कि सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगेन मैं 2 लूंगा और इसको भी 2 लूंगा और ये हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए आप, बोलिए, क्या सिर्फ अब हाइड्रोजन ही जाएगा? ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके ऊपर, नॉट एन इशू, ठीक है, करवाऊंगा एक क्वेश्चन कि अब वो पूछ रहे हैं कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, क्या सोडियम की नंबर नहीं आएगा? ना भाई, क्यों नहीं आएगा? पहले जाने को बोला है ना, पहले जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन जब हाइड्रोजन सॉल्यूशन में से खत्म हो जाएगा, सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन गैस बनके उड़ जाएगा, या कलेक्ट कर लोगे, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो, उसके बाद तो सोडियम का ही नंबर आना है जब हाइड्रोजन खत्म हो लेगा। ऐसा थोड़ी है, उसने तो मना नहीं किया कि भाई सोडियम प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो वहीं भागेगा ना कैथोड की तरफ जहां पे नेगेटिव दिखेगा उसे, तो क्यों नहीं होगा रिड्यूस? होगा, उसका नंबर भी आएगा। ध्यान रखना, ये चीज मैक्सिमम लोगों को बहुत गलत पता है, उनको सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी एक बार सॉल्यूशन में से, तो फिर डेफिनेटली सोडियम का नंबर ही आएगा हाइड्रोजन का खत्म होने के बाद। ये ध्यान में रखना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आजकल सीईटी में, जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस वो कहते हैं ना कि नॉलेज देखना चाह रहे हैं बच्चों की कि क्या है, चीजें रटी हुई हैं जस्ट, हाँ भाई इतना इतना होता है, या फिर समझी हुई है। तो 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर रिलीज हो जाएगी। यहां तक समझ में आई पिक्चर? क्लियर है? गुड। नाउ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आती है बात एनोड की। किसकी बात आती है? एनोड की। अगेन दो दावेदार, अगेन दो दावेदार है सर, OH- एंड Cl- है, OH- भी है और Cl- भी है। अब सर एनोड पर क्या होता है? आपने बताया था सर, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से देख लो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। भाई यहाँ पे भी तो वही देखा हमने, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता था वो ज्यादा गया। और आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर OH- इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Cl-। ये ध्यान रखना, ये ज्यादा होता है, ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि मैं मन से बना रहा हूं, ये होता है, ठीक है, ये होता है। OH- का Cl- से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो सर डेफिनेटली OH जाना चाहिए, OH- जाना चाहिए एनोड की तरफ। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? जो करते हैं हम सर, तो अभी OH- गया तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या बनाएगा? OH बनाएगा। मानते हो? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, राइट। अगर OH बनाएगा, लेकिन सर OH एग्जिस्ट करता है क्या? कुछ करता है क्या? कुछ OH एग्जिस्ट नहीं करता ना, अकेला OH तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इसलिए हमने कोशिश करते हैं 2H, क्या पता 2H कुछ करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2H।
लेकिन सर अब एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कहोगे एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा सर, H2O तो बना दोगे आप इसको यूज करके। लो इसको बना दिया H2O, लेकिन सर अकेला O बचा। देखो ना अकेला O बचेगा, अकेला O तो एग्जिस्ट नहीं करता अगेन, फिर इश्यू आ गया। नहीं 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 नहीं, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, तीन 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 करके देखते हैं, तीन तीन। लो सर 3 OH यूज करके देखते हैं। लो 3 OH सर, 3 OH का मतलब अब की बार हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा। लो 2H2O आ गया, सॉरी H2O आ गया, और ये अब की बार हाइड्रोजन अकेला रह गया 3 में, या नहीं। फिर जो आपके 3 OH हैं, आप 3 OH में भी करके देखा सर, 3 OH में अगर आप देखोगे क्या बनेगा सर, H2O बना लो, 2 OH 1 OH बचा, है ना, राइट। और अगर हम बात करें सर 3 OH से भी मुझे लग नहीं रहा अकेला हाइड्रोजन बच जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। एक काम करो सर 4 OH करके देख लो, उससे तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए ना भाई। 4 OH, ये तो बड़ी समस्या आ गई। 4 OH, हाँ सर बन गया। कैसे बन गया सर, देखो 2H2O बन गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गई, और एक ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आ गई, और वाटर तो चला जाएगा सॉल्यूशन में, O2 गैस रिलीज हो जाएगी। हो जाना चाहिए ऐसा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था, कहानी में ट्विस्ट था, और वो क्या था, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया एनोड पर क्लोरीन निकल रही है। एनोड पर क्या निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है गुरुजी। सब लोग सोच में पड़ गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम बात करें सर जी, किसका OH नेगेटिव का ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। देख सकते हो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, तो सर OH जाना चाहिए था ना, और OH जाना चाहिए था तो O2 गैस रिलीज होनी चाहिए थी ना। लेकिन सर एक्सपेरिमेंट गलत थोड़ी बोलेगा, 2-3 बार रिपीट करके देखा, हर बार क्लोरीन गैस को पाया। तो फिर उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक ढूंढा, एंड दे हैव कम इनटू द पिक्चर, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। क्या लेके आए, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। बताता हूं है क्या चीज, ये बात समझ में आई। यानी कि एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि O2 नहीं रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है Cl2, और दे हैव ब्रॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन दैट फिनोमेना कि क्लोरीन गैस क्यों रिलीज हो रही है। उसका तात्पर्य, उसका रीजन है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। एंड आपको बता दूं कि जो ये ओवर वोल्टेज है अब है क्या चीज। देखिए पहले मैं एक काम करता हूं, आपको क्लोरीन का भी लिख के दिखा देते हैं। Cl नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो Cl बनाएगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अकेला Cl एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये लो। अब ओवर वोल्टेज है क्या चीज देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए, ध्यान से समझना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए 1 मोल ही है ना, हमें 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी सर जी, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ी। और आपको एक चीज बता दूं, एक चीज होती है फैराडे, नाम तो सुना ही होगा, साइंटिस्ट फैराडे। फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 फैराडे। ध्यान रखना, दैट इज 1 फैराडे, यानी कि इट मींस 1 मोल का मतलब क्या होता है सर, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एंड एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको पता है, गली के बच्चे को भी पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दे हैव कम अक्रॉस 96500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके बॉस, यानी कि 1 फैराडे में कितने कूलम्स होते हैं, इतने कूलम्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करवाना है
तो मुझे 4 फैराडे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 फैराडे और 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 4 फैराडे, राइट। यानी कि 4 फैराडे मोल तो 4 × 96500 कूलम। एंड फॉर रिलीजिंग क्लोरीन, अगेन 1 मोल ऑफ क्लोरीन को रिलीज करने के लिए कितना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फैराडे। तो किसमें बिजली कम लगी, सर क्लोरीन, उसमें 2 फैराडे। और वैसे भी जब इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज फ्लो होता है एकदम से 2 फैराडे पहुंचता नहीं है, या एकदम से वो 4 फैराडे तो नहीं पहुंचता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले जो गैस रिलीज होगी अगेन कौन सी होगी, क्लोरीन, क्योंकि उसमें चाहिए था 2 फैराडे। उसके बाद अगर जब वो ओवर हो जाएगा सॉल्यूशन से, या फिर जब वो 4 फैराडे तक वो पहुंचेगा, हाँ सर, उस समय ऑक्सीजन का नंबर आएगा। समझे लॉजिक, ध्यान रखना ये लॉजिक को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब रिएक्शन एट, फाइनल रिएक्शन एट, आप लिख सकते हो रिएक्शन एट एनोड। क्लास ध्यान रखना, क्लास में समझाना बहुत अच्छे से, ठीक है, टीचर भी खुश होगी तुम्हारी। नाउ तो अब आ जाओ, यानी कि आपका क्या जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा सर। तो Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl बनाएगा, नौटंकी वही चीज करनी है हमें, और ये Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हो लिख लीजिए, 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, इससे ये कट जाएंगे, एंड ये H2 प्लस Cl2। तो सर जी आपको समझ में आ गया है कि कौन सी रिलीज हुई, और सबसे मेन चीज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टूड, आया समझ, गुड, क्लियर हुआ। तो अब ये 2 आपने सेल्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम तीसरा सेल देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, 4 देखेंगे टोटल, 2 देख चुके हैं, 2 और अभी देखने हैं, ताकि आपको इलेक्ट्रोलिसिस का जो फंडा है वो समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए लिख लीजिए पहले अच्छे से। हाँ भाई बच्चों, लिख लिया था, चलो अब हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया। अगेन मैंने आपको वही बोला कि 2 हम बीकर, 2 सॉल्यूशन की अब हम बात और करेंगे, राइट। आइए, नाम है शहनशाह। आइए चलो, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो आपने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्लिक या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बहुत महंगे होते हैं भाई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, सही बात है ना, प्लैटिनम है भाई। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन एक्वस है तो सर कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, एक तो कॉपर आयन प्रेजेंट है, इस बार सॉल्यूशन में एक सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लास मैं बार बार बोलता हूँ, आयंस आपको डिसोशिएट करना आना चाहिए, बचपन की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉपर सल्फेट जब वो डिसोशिएट होता है तो सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में डिसोशिएट होता है। ये प्लीज़, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बट आई हैव ऑब्जर्व इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कि स्टूडेंट्स को डिसोशिएट करना नहीं आता, तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। अगर ये गलत होता है तो काफ़ी जगहों पे तुम केमिस्ट्री में गलत करके आओगे, ठीक है। तो कॉपर प्लस है और सल्फेट माइनस है, और साथ में आपके जो सॉल्यूशंस हैं H+ है और OH- है, सही। कॉपर 2+, सल्फेट है, H+ है और OH- है, ये 4 हैं। अगेन मैं बीकर बनाता हूँ, और इस बार आई एम मेकिंग अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, लग रहे हैं। तो ये प्लैटिनम के हैं, राइट। डेफिनेटली प्लैटिनम भी रिएक्ट नहीं करता, तो आप लिख सकते हो कि सर प्लैटिनम भी रिएक्ट नहीं करता, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं ये, है ना, दे आर द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ओके। और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन की चीज़ का है ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, बात मानते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक्वस है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब अंदर पानी भी है, H है, OH माइनस है, कॉपर 2 प्लस है और सल्फेट 2 माइनस है, टेक्निक सेम रहने वाली है। अब अगेन हमारे पास कैथोड पे, अगेन ये आपका क्या है, दोबारा से आपको पता ही है सर, एनोड है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये क्या है, रिडक्शन, मतलब एक तरीके से कैथोड, और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एनोड आपका ये पॉजिटिव है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। नाउ वापस आते हैं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन एट, किस पे कर रहे हैं, कैथोड, किस पे कर रहे हैं क्लास, रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे अगेन दो बंदे हैं, है ना, किसने ज्यादा पैसे खिलाए तो इसका मतलब ये है, हमें अगेन रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा, और वी नो दैट कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है, सर आपने बताया था, वो 0 होता है, और कॉपर अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान भी है, अगर आपको वैल्यूज याद भी नहीं है, तो अगर आपको ध्यान हो थोड़ा थोड़ा भी, 10th में भी हमने पढ़ा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती थी जिसमें कॉपर हमेशा नीचे लाया करता था हाइड्रोजन से, तो उसके बेसिस पे भी तुम सोच सकते हैं जो नीचे रहते हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे रहते हैं जैसे गोल्ड वगैरह जो थे, वो भी उनसे कॉपर का भी ज़्यादा होता है, मतलब वो पहले रिड्यूस होना चाहेंगे, है ना, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है, एंड इट इज़ मोर पॉजिटिव। अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, वी डजंट रिक्वायर टू रिमेंबर द या मग अप द वैल्यूज ऑफ इट, ज़रूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं की हुई है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं याद करो याद करो, लोग तो पीरियोडिक टेबल को भी याद करवाते हैं, राइट, लेकिन अगेन जितना यूज़ है उतनी चीज़ें करिए, जो बहुत चीज़ें याद करने की ऑलरेडी बहुत है केमिस्ट्री में, तो जितनी लिमिटेड कर सकते हो उतना लिमिटेड करिए, तो क्योंकि भूल जाओगे, मेमोरी है भाई, इंसान हो। तो कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको वही बता रहा हूँ, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस का ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज़ मोर। तो कॉपर प्लस जाएगा और फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कॉपर कैथोड पे क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कॉपर वहाँ जाके इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिएक्शन जो कैथोड पे होगा गुरुजी वो ये होगा, यानी कि वहाँ जाके क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। ओके, वेरी गुड। नाउ ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है एक्चुअली, रिएक्शन एट एनोड। एनोड, अब एनोड पर क्या है, 2 कैंडिडेट अगेन हमारी जिंदगी में है, सल्फेट आयन और OH माइनस आयन। आपको अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने उसमें भी सोचा था एक्वस NaCl में, यहाँ पर भी हमारा सेम थॉट रहेगा कि OH नेगेटिव जो है उसमें ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, पहली चीज तो वही देखते थे ना, OH की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, OH नेगेटिव का अगेन ज्यादा होता है सल्फेट से, ठीक है, किससे ज्यादा होता है, सल्फेट से सर ज्यादा होता है। तो OH नेगेटिव का जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन द सल्फेट आयंस, तो आप बोल सकते हो गुरुजी, क्या बोल सकते हो कि सर OH नेगेटिव जाना चाहिए, एंड क्लास यहाँ पर सल्फेट भी 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो रिलीज, ठीक है, एंड सिमिलरली OH नेगेटिव में भी 4 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे OH नेगेटिव कुछ भी केस ओवर वोल्टेज का नहीं लगने वाला है, और सिंपली OH नेगेटिव जाएगा और रिएक्शन जैसे आपने देखा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और OH बना देगा, बट अकेला OH का कुछ भी नहीं होने सकता, जैसा भी अभी हमने किया, तो 4OH दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि इट विल रिलीज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विच गो इनटू द सॉल्यूशन एंड 1 मोल ऑफ O2। तो इट मीन्स आपका जो रिएक्शन एट एनोड होगा वो ये एज सिंपल एज दैट, एनोड पे क्या गैस रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पर आपका कॉपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी माया नगरी नहीं है, ठीक है।
इजी है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था वो वहाँ हो गया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था वो हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये मेरा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं। पहले ये लिख लो 2 मिनट ताकि तुम्हें लिखने का टाइम मिले। लिख लो क्लास। चलो नाउ अब हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट, मैंने वही बोला थोड़ा सा ट्विस्ट आई एम अप्लाइंग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट ही करेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, करके देखते हैं। आइए, सब कुछ सेम, बस यहां पर क्या करेंगे, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब देखते हैं कहानी में क्या चेंज आता है अगर मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करता हूं। ठीक है, तो यूजिंग आपकी बात कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कॉपर, बस इतना ही है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डायग्राम सेम ही रहने वाला है, बस ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस बार कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स, देखेंगे क्या चेंज आता है ना। और यहाँ पे सेम वही फंडा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अगेन 4 बंदे हैं आपकी ज़िंदगी में, H+ है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है और OH- आयन है, राइट। ये बंदे आपके ज़िंदगी में हैं, मतलब इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है 4 बंदे हैं, H+ है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है और OH- आयन है। तो पहली चीज़ अगेन हम देखेंगे रिएक्शन एट, अरे बता दो यार, रिएक्शन एट कैथोड, बोल भी लिया करो कभी कभी, रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा, कौन जाएगा कैथोड पर, क्या होता है सर, मैं तो लिख लिख के मुझे याद हो गई ये चीजें, है ना सर। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, वही सब है ना। और एनोड पर क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड है, यहाँ पे बाई चांस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये बाई चांस नेगेटिव है। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये बात एक सत्य वचन है। तो रिडक्शन का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले भागेगा, कौन, यानी कि H+ या कॉपर 2+। ऑब्वियसली सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये तो कोई शक था ही नहीं, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर पे ही जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात, मोटा हो जाएगा, पतला था मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट कॉपर जो होंगे सॉल्यूशंस में से इधर उधर भागते जाएंगे और चिपक जाएंगे। ठीक है, अच्छा नाउ सर जी अब बात आती है रिएक्शन एट एनोड की। आइए, यहाँ मूवी में थोड़ा सा मजेदार मसालेदार मूवी है, रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड, सर एनोड के लिए 2 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, सल्फेट भी है, OH- भी है ना, सल्फेट SO4 2- भी है और OH- भी है, दोनों दिख रहे हैं, राइट। सर जी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, दोनों है, दोनों में से कुछ भी जा सकता है। आपको कहोगे सर OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैं जुटलाऊंगा भी नहीं, बिल्कुल ज्यादा होता है। लेकिन सर उससे भी पहले एक चीज अगर आपने नोटिफाई की हो, ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर क्या है, मेटल होता है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होने की। मेटल तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी रहता है, रेडिली लूज करता है क्विकली। सोडियम है तुरंत लूज करेगा, मैग्नीशियम है, कॉपर है, कुछ भी हो, मेटल है, मेटल तो सबसे पहले लूज करने की कोशिश करेगा। तो उनसे पहले ही क्या होने लगेगा, कॉपर जो है वो कॉपर आयन सॉल्यूशन में देने लगेगा। बिल्कुल सही। तो रिएक्शन एट एनोड में क्या होगा, कॉपर जो है, जो इलेक्ट्रोड ही बना हुआ है, वो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और कॉपर आयंस आपके सॉल्यूशंस में जाते जाएंगे। मतलब देखा जाए सॉल्यूशन में से उधर जा रहे हैं, ऐसे होता रहेगा, ये ठीक है। मतलब एक तरीके से ये फिनोमिना मैं अपनी
एक कह सकते हो प्योरिटी के लिए, उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। कैसे सर? आप एक काम करें, कोई भी इम्प्योर गोल्ड ले लो, इम्प्योर, अगर मुझे उसको प्योरीफाई करना है, और एक पतली सी स्ट्रिप ले लो प्योर गोल्ड की, ठीक है, यहाँ पर मेक इट एनोड, कैथोड, और एनोड को बनाना इम्प्योर। तो अब क्या होगा, इम्प्योर है, उसमें गेंगू होता है, गेंगू सुना होगा तुमने मेटलर्जी में, गेंगू, बचपन में भी गेंगू पार्टिकल्स। तो गेंगू पार्टिकल जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, वो इधर, ठीक है ना, और जो आपका गोल्ड है वो यहाँ जाके वो डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड से ये यहाँ से यहाँ से डिपॉजिट होता जाएगा। बहुत बढ़िया फिनोमेना। और जो गेंगू पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। प्योरिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगर मुझे मान लो अपनी चम्मच को, स्पून होती है ना चम्मच, तो स्पून को मुझे गोल्ड का बनाना है, मेरा मन कर रहा है, तो स्पून को लगा दो यहाँ, तो गोल्ड की बनानी है, गोल्ड को लगा दो इधर, तो क्या होगा, टन टन टन, जाएगा नहीं जाएगा वो फटाफट गोल्ड। और सॉल्यूशन भी जाना ना उसी का ही लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन गोल्ड का ही लेना पड़ेगा, कभी आप सोचो कुछ और ले लो, ठीक है। जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसके रेस्पेक्टिव ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और काम हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फिनोमिना था। तो रिएक्शन आपका एनोड पर ये होगा, कॉपर जो है कॉपर आयन जनरेट करते जाएंगे, मतलब एक तरीके से जो खत्म हो रहा है वो पैदा भी होता जा रहा है, और फिर वहां यानी कि कैथोड एंड में आ गए, पूरा मोटा हो जाएगा भाई, ठीक है। सारे के सारे कॉपर, यहाँ का भी कॉपर सारा उस पर चिपक जाएगा और सॉल्यूशन का भी कॉपर चिपक जाएगा। आया समझ में फंडा? क्लियर हुआ? बहुत मस्त फिनोमिनास थे ये सारे के सारे, चारों के चारों जो आज आपने सीखे हैं। तो उस पर अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड्स में कोई भी चीज़ आ सकती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इवन जेई के, नीट के, सीईटी के जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर वो हम देखेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपके साथ जो स्टार्ट करूंगा वो है फैराडे के लॉज और उसकी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है क्लास सबसे पहले, इसलिए अब आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ, एन फैक्टर की जो मेरी वीडियो है मैंने बना के रख रखी है पार्ट 1, तो प्लीज़ एन फैक्टर कैलकुलेशन जरूर देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको अगले वाला पार्ट थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, राइट। तो अच्छे से उसको समझना। इवन मोलैरिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी की भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, ज़्यादा देर की भी नहीं है ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा लंबा तुम बैठ नहीं सकते, वी नो दैट। तो कम मिनट्स की है, 7 या 8 मिनट्स या 15 मिनट्स के आसपास की वीडियोज़ हैं वो देख के जब तुम अगली वाली इसकी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो देखना, यू विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड अ गुड फैराडेज लॉज, दोनों लॉज उसके और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ तक सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के साथ। ओके, बाय बाय।